इमेजिन करिए आप सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ सेविंग्स, अपने बच्चों की एजुकेशन के पैसे और रिटायरमेंट फंड सब कुछ एक रेप्यूटेड स्टॉक ब्रोकर के भरोसे छोड़ दिया है। आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी। आप चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके शेयर्स तो आपके ब्रोकर के पास सेफ है। लेकिन एक सुबह आप उठते हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, शेयर्स वहां दिख रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि वो शेयर्स एक्चुअली वहां है ही नहीं। वो तो कब के बिक चुके हैं या गिरवी रखे जा चुके हैं। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ में इंडिया में हो चुका है। आप अपने हार्ड अर्न्ड पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ब्रोकरेज फर्म पर ट्रस्ट करते हो और एक दिन पता चलता है कि आपके नाम के शेयर सीक्रेटली किसी और के नाम पे प्लेज किए गए थे, यानी गिरवी रखे गए थे बिना आपको बताए। एक ऐसा स्कैम जिसमें इन्वेस्टर्स के 2800 करोड़ रातों रात गायब कर दिए गए। एक ऐसी कंपनी जिसकी इंडिया की टॉप फाइनेंशियल फर्म्स में गिनती की जाती थी, उसने अपने ही क्लाइंट्स के शेयर्स चोरी करके बैंक से लोन ले लिए। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसने ऑलमोस्ट 1 लाख इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। इस केस ने स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी तक की नींव हिला दी। सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा, इतना ट्रस्टेड नाम सालों तक इन्वेस्टर्स को ऐसे लूट सकता है तो क्या हमारा पैसा मार्केट में सेफ है भी या नहीं? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग साइन है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप होपफुली ये जान जाओगे कि कैसे आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को सेफ रख सकते हो। Known stock broking company Karvy is in news these days for violating market regulations. SEBI has essentially passed an interim order. It's barred Karvy from taking on new clients. Now, if you look at the SEBI statement, it very clearly says that Karvy has misused the pledged shares of the clients for their own purposes from an off-market deal, and that money got routed to the Karvy's real estate business. The Karvy stockbroking crisis, and what you should do if you're a Karvy stockbroking customer. C. Parthasarathi, Chairman and Managing Director of Hyderabad-based Karvy Stockbroking, arrested by the Hyderabad Police on Thursday on a complaint by IndusInd Bank of cheating to the tune of 137 crore rupees. कार्वी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1983 में हैदराबाद में। फाउंडर्स थे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक टीम, जिसमें मेन फाउंडर थे सी पार्थसारथी, जो सीपी के नाम से जाने जाते थे। स्टार्टिंग कैपिटल क्या थी? सिर्फ 1.5 लाख रुपीस। आज के टाइम में ये अमाउंट बहुत छोटी लगती है, लेकिन 1983 में ये डिसेंट स्टार्टिंग था। एक्चुअली शुरुआत में कार्वी स्टॉक ब्रोकर नहीं था, इनका काम था रजिस्ट्री का। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती थी या शेयर्स अलॉट करती थी तो उस जमाने में सब कुछ पेपर पर होता था। एक रजिस्ट्री कंपनी जैसे कार्वी का काम था वो पेपर वर्क संभालना, और इस काम में कार्वी ने मोनोपोली बना ली थी। रिलायंस पावर का आईपीओ हो या कोई और बड़ा इवेंट, कार्वी ही बैकएंड संभालता था। 1990s के मिड में जब इंडियन स्टॉक मार्केट लिबरलाइज हो रहा था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ रही थी, तब कार्वी ने एक स्मार्ट मूव किया। 1994 से 1995 में कार्वी ने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री की। उन्होंने एनएससी और बीएससी दोनों की मेंबरशिप ली। ये परफेक्ट टाइमिंग थी बिकॉज एनएससी जस्ट लॉन्च हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का एरा शुरू हो रहा था। कार्वी की स्ट्रैटेजी थी रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करना। जब बड़े ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे फोकस कर रहे थे, कार्वी ने स्मॉल सिटीज और टाउन्स में ब्रांच खोली। उन्होंने लो ब्रोकरेज फीस ऑफर किए, सिंपल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बनाया और कस्टमर सर्विस पे फोकस किया। 1990s और 2000s के बुल रन में कार्वी ने रॉकेट स्पीड की ग्रोथ पकड़ी। देखते ही देखते कार्वी इंडिया के टॉप 5 ब्रोकरेज फर्म्स में से एक बन गया। बाय 2019 कार्वी के पास 30,000 प्लस एम्प्लॉइज थे, 12 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स थे, 900 प्लस ऑफिसेस थे अक्रॉस इंडिया, 400 प्लस सिटीज एंड टाउन्स में प्रेजेंस थी और इंटरनेशनल ब्रांचेस थी इन दुबई, बहरीन, मलेशिया, फिलीपींस और यूएसए। आफ्टर ऑल 30 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी थी जिसका कोई मेजर कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया था। उन्होंने रजिस्ट्री सर्विसेज से लेकर वेल्थ मैनेजमेंट तक हर फाइनेंशियल सर्विस में अपने पांव जमा लिए थे। फॉर ऑलमोस्ट 3 decades, Karvy enjoyed immense success. It was the golden child of the Indian financial services industry. लेकिन कहते हैं ना,
हर चमकती चीज सोना नहीं होती और इसी चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था जिसका खुलासा होना अभी बाकी था। साल 2019 सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कार्वी की नाव डूब रही थी। कार्वी ने अपने कोर ब्रोकिंग बिजनेस से मिले पैसों से अपनी रियल एस्टेट कंपनी कार्वी रियलिटी में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। एक रियल एस्टेट बिजनेस को ढेर सारे कैपिटल की जरूरत होती है। जब रियल एस्टेट मार्केट से रिटर्न्स नहीं आए तो कार्वी पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। अब उन्हें पैसा चाहिए था किसी भी कीमत पर, और यहां से शुरू हुआ असली खेल। 2019 के मिड में कुछ इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट करनी शुरू की। उनका कहना था कि जब वो पे आउट रिक्वेस्ट डाल रहे थे, मतलब अपना कैश वापस मांग रहे थे, तब कार्वी फंड्स रिलीज नहीं कर रहा था या फिर कुछ दिन बाद दे रहा था। पहले 2 दिन की देरी, फिर हफ्ते भर की देरी। जून 2019 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आई। सेबी ने एनएससी को ऑर्डर दिया कि कार्वी के बुक्स और अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट की जाए। एनएससी ने डिसाइड किया कि कार्वी का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर की जो कवर करती थी जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स की एक्टिविटीज। और जब एनएससी ने इंस्पेक्शन किया तो जो सच सामने आया उसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार्वी ने एक मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। स्कैम सिंपल शब्दों में यह था कि कार्वी ने अपने क्लाइंट्स के शेयर्स जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे, उन्हें चुपके से प्लेज कर दिया, यानी गिरवी रख दिया। किसके पास? बड़े बैंक्स जैसे लेंडर्स के पास। और शेयर्स गिरवी रखकर बैंक से करोड़ों रुपयों का लोन उठा लिया। जांच में पता चला कि कार्वी ने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट यानी डीपी अकाउंट को अथॉरिटीज से छुपाया था। ये एक रेड फ्लैग था क्योंकि हर ब्रोकर को अपने सारे डीपी अकाउंट्स डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये डीपी अकाउंट होता क्या है। जब आप शेयर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हो, वो स्टोर होते हैं एक डिपॉजिटरी सिस्टम में, यानी CDSL या NSDL के पास। CDSL और NSDL आपके खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीरोधा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर्स खरीदते या बेचते हो तो जीरोधा सिर्फ आपका ऑपरेशंस हैंडल करता है और आपके शेयर्स एक्चुअली CDSL के पास स्टोर्ड रहते हैं, जीरोधा के पास नहीं। पहले होता यह था कि जब कोई भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता था तो शेयर्स पेपर पर प्रिंट होते थे। इन्वेस्टर्स को इन डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली स्टोर, कोरियर, ट्रांसफर, साइन, स्टैंप और वेरीफाई करना पड़ता था। इस वजह से सर्टिफिकेट्स कभी खो जाते थे, फट जाते थे, फेक या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स मिलते थे, सिग्नेचर मिसमैच होते थे और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स होते थे। शेयर्स को कंप्लीटली डिजिटल बनाने के लिए CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एस्टैब्लिश किए गए। इससे आपके शेयर्स आपके ब्रोकर से इंडिपेंडेंट रहते हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रोकर को छोड़कर दूसरे ब्रोकर का सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको अपने शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शेयर्स का रिकॉर्ड इन डिपॉजिटरीज के पास होता है जो आपके नए ब्रोकर के पास भी अवेलेबल होगा। ओनली कुछ केसेस में जहां आपका पुराना और नया ब्रोकर का एक ही डिपॉजिटरी के साथ नेटवर्क नहीं होता, तब आपको अपने शेयर्स के रिकॉर्ड ट्रांसफर कराने पड़ते हैं फ्रॉम वन डिपॉजिटरी टू द अदर। फॉर एग्जांपल, जीरोधा से परचेज किए गए शेयर्स CDSL के पास स्टोर होते हैं, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज से खरीदे हुए शेयर्स NSDL के पास स्टोर्ड रहते हैं। इस केस में अगर कोई इन्वेस्टर एक को छोड़कर दूसरे के पास जाना चाहे तो उसे अपने शेयर्स एक डिपॉजिटरी से दूसरे डिपॉजिटरी में ट्रांसफर कराने होंगे। 80s और 90s में जब आप कोई शेयर खरीदते थे तो डिलीवरी होने में 2 से 3 हफ्ते तक लग जाती थी। कभी कभी सेटलमेंट को मंथ्स लग जाते थे और मैनुअल पेपर वर्क की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो था। आज CDSL और NSDL क्लियर ओनरशिप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जहां होल्डिंग्स का सेंट्रल ट्रैकिंग होता है, रेगुलेटरी ऑडिट ट्रायल होती है और बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड के बारे में ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते हैं। इन्वेस्टर्स को अब SMS अलर्ट्स, ईमेल कंफर्मेशंस और स्टेटमेंट्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन CDSL या NSDL डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं करते। बीच में आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP, जो यूजुअली आपका स्टॉक ब्रोकर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। आप एक DP के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हो जिसमें आपके शेयर्स डिजिटली शो होते हैं।
टू बी मोर प्रिसाइज, आपका डीमैट अकाउंट CDSL या NSDL के सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे यूज या एक्सेस करने का फीचर मिलता है DP के थ्रू। अब ध्यान से समझ लीजिए कि कार्वी ने ये सब किया कैसे। बहुत सारे क्लाइंट्स ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA दिया था। पहले के टाइम में जब कोई किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलता था, तब वो ब्रोकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता था जिसका नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी। इस डॉक्यूमेंट से ब्रोकर को लीगल अथॉरिटी मिलती थी कि वो आपके बिहाफ पे सर्टेन एक्शंस ले सकता है। जब आप शेयर्स सेल करते थे, तब ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकाल के पूल अकाउंट में डालता था। पूल अकाउंट सिर्फ टेम्पोररी सेटलमेंट के लिए होता था, लेकिन कार्वी ने उसे अपना पर्सनल लॉकर बना लिया। जब आप बाई करते थे, तब ब्रोकर पूल अकाउंट से शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। एक्चुअली ये प्रोसेस फास्ट सेटलमेंट के लिए जरूरी माना जाता था। अब यहाँ समझो स्टेप बाय स्टेप कार्वी का फ्रॉड मैकेनिज्म। स्टेप 1, आइडेंटिफाई डॉर्मेंट अकाउंट्स। कार्वी ने अपने 95,000 प्लस क्लाइंट्स में से कुछ डॉर्मेंट अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए। डॉर्मेंट अकाउंट मतलब जो क्लाइंट अकाउंट्स रेगुलरली ट्रेड नहीं करते, जिन्होंने शेयर्स खरीद कर 1 से 2 साल तक होल्ड किए हैं, जो मंथली स्टेटमेंट चेक नहीं करते और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक्टिवली अकाउंट मॉनिटर नहीं करते। मान लो एक अंकल ने 2016 में कुछ ब्लू चिप शेयर्स खरीद लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो क्वार्टरली चेक करते हैं, डेली नहीं, और उनका अकाउंट 6 महीने से इनएक्टिव है। दिस वाज अ परफेक्ट टारगेट फॉर कार्वी। स्टेप 2, ट्रांसफर टू पूल अकाउंट। कार्वी ने POA का यूज करके इन डॉर्मेंट अकाउंट से शेयर निकाल के अपने पूल अकाउंट में डाल दिए। टेक्निकली ये लीगल लग रहा था क्योंकि POA साइंड था, लेकिन इंटेंट फ्रॉडुलेंट था। वो शेयर सेल नहीं कर रहे थे, वो उनका अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज कर रहे थे। स्टेप 3, प्लेज टू बैंक्स। अब ये शेयर्स जो पूल अकाउंट में आ गए, कार्वी ने इन्हें बैंक्स के पास कोलैटरल के तौर पे प्लेज कर दिया और लोन्स के लिए अप्लाई किया। बैंक्स ने ये वेरीफाई ही नहीं किया कि ये शेयर्स एक्चुअली कार्वी के हैं या क्लाइंट्स के, और क्या क्लाइंट ने कंसेंट दिया है लोन के लिए। बैंक्स ने बस POA देखा और मान लिया कि सब लेजिटिमेट है। HDFC, एक्सिस, ICICI, इंडसइंड जैसे सभी बड़े बैंक्स ने लोन्स दे दिए विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। स्टेप 4, डाइवर्ट फंड्स टू रियल एस्टेट। लोन से जो पैसा आया वो कार्वी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया। चेयरमैन C पार्थसारथी रियल एस्टेट बिजनेस को बचाने के लिए क्लाइंट्स के पैसे का यूज कर रहे थे। रेगुलेटरी फाइंडिंग्स के हिसाब से सितंबर 2019 तक प्लेज्ड सिक्योरिटीज की वैल्यू लगभग 2,700 करोड़ की थी। स्टेप 5, क्रिएट फॉल्स पेपर ट्रायल। नॉर्मली क्लाइंट के शेयर्स हर क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में रहने चाहिए, लेकिन कार्वी ने POA का पावर यूज करके डॉर्मेंट या इनएक्टिव क्लाइंट अकाउंट से शेयर्स को अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। ये पूरा काम इलीगल था, लेकिन इसको पेपर पर लीगल दिखाने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े। बैंक्स को लगा कि ये शेयर्स कार्वी के हैं क्योंकि कार्वी ने फेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जिससे ओनरशिप दिख सके। इस फेक पेपर वर्क को ही फॉल्स पेपर ट्रायल कहते हैं। कार्वी ने फेक लेजर्स, फॉर्ज्ड स्टेटमेंट्स, बैकडेटेड एंट्रीज, डमी डीमैट ट्रांसफर्स, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और फॉल्स रिपोर्टिंग की एक्सचेंजेस को। इन पेपर्स को देखकर ऐसा लगता था कि शेयर्स लेजिटिमेटली ट्रांसफर हुए हैं और कार्वी के पास क्लाइंट्स की अथॉरिटी है। कार्वी की स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने जो शेयर्स प्लेज किए वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किए। बहुत से इन्वेस्टर्स मंथली स्टेटमेंट्स केयरफुली नहीं देखते, स्पेशली डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर्स जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं। या तो वो सिर्फ मार्केट वैल्यू देखते हैं, होल्डिंग डिटेल्स नहीं। स्टेटमेंट्स में प्लेज्ड सिक्योरिटीज जैसे टर्म्स होते हैं। कॉमन इन्वेस्टर्स को ये समझ नहीं आता। कार्वी 36 इयर्स से ऑपरेट कर रही थी, सेबी रजिस्टर्ड थी और रेपुटेशन अच्छी थी, तो इन्वेस्टर्स को लगता था कि इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी। और सबसे मजे की बात यह है कि उन क्लाइंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट्स में उनके खरीदे हुए शेयर्स अभी भी दिख रहे थे। कार्वी ने शेयर्स डिलीट नहीं किए थे, शेयर्स अभी भी शो हो रहे थे, बस वो प्लेज्ड थे विदाउट कंसेंट। तो जब इन्वेस्टर ने चेक किया, उनके 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस अभी भी दिख रहे थे पोर्टफोलियो में। ओवरऑल कार्वी ने 3 चीजों का कॉम्बिनेशन यूज किया। फर्स्ट द POA लूपहोल, सेकंड डॉर्मेंट अकाउंट्स
और थर्ड सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ बैंक्स, डिपॉजिटरीज और एक्सचेंजेस का लैक ऑफ मॉनिटरिंग। रिजल्ट था एक मैसिव फ्रॉड जो 3 से 4 साल तक अनडिटेक्टेड रहा। एनएसई ने ये रिपोर्ट सेबी को सबमिट की और नवंबर 22, 2019 को सेबी ने बड़ा ऑर्डर जारी किया। पहले कार्वी को नए क्लाइंट्स लेने से कंप्लीटली बैन कर दिया। उसके बाद एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों डिपॉजिटरीज को ऑर्डर दिया कि वो कार्वी के पावर ऑफ अटॉर्नी इंस्ट्रक्शंस पे एक्ट ना करे और कार्वी के पूल अकाउंट से कोई भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं हो सकती अनलेस वो राइटफुल बेनिफिशियल ओनर्स को ट्रांसफर हो रही हो। दिसंबर 2, 2019 एनएसई ने कार्वी के ट्रेडिंग राइट्स विड्रॉ कर लिए। मतलब अब कार्वी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकती थी। कंपनी कंप्लीटली डिसेबल्ड हो गई। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी इन्वॉल्व हुई। क्रिमिनल केसेस फाइल होने लगे। जनवरी 27, 2022 ईडी ने सी पार्थसारथी को अरेस्ट किया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेबी ने अपना फाइनल ऑर्डर इशू किया जिसमें कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर 21 करोड़ का पेनल्टी इंपोज हुआ, 7 साल का बैन फ्रॉम शेयर मार्केट और ट्रेडिंग लाइसेंस परमानेंटली रिवोक्ड। सी पार्थसारथी पर 8 करोड़ का पेनल्टी, 7 years बैन फ्रॉम शेयर मार्केट और 10 साल का बैन फ्रॉम होल्डिंग डायरेक्टर और की मैनेजरियल पोजीशन इन एनी लिस्टेड कंपनी। कार्वी रियलिटी एंड कार्वी कैपिटल को ऑर्डर दिया कि वो डाइवर्टेड फंड्स 3 महीने में वापस करें। आयरॉनिकली सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को भी पेनलाइज किया उनकी लैक ऑफ मॉनिटरिंग के लिए। बीएसई पर 3 करोड़ का पेनल्टी फॉर फेलिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड और एनएसई पर 2 करोड़ का पेनल्टी फॉर इनएडिक्वेट सुपरविजन। ये पेनल्टी बहुत कम थी कंसिडरिंग कि फ्रॉड कितना बड़ा था, लेकिन एटलीस्ट ये एक एक्नॉलेजमेंट था कि एक्सचेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल थे। इस स्कैंडल के बाद सेबी ने इंडस्ट्री वाइड चेंजेस अनाउंस किए जिससे ऐसा स्कैम दोबारा ना हो। सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स टी पिन यानी ट्रांजैक्शन पिन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विथ मोबाइल ओटीपी। अब बिना इन्वेस्टर के एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन यानी ओटीपी के बिना कोई शेयर्स मूव नहीं हो सकते। ये बेस्ट काउंटर मूव था पीओए सिस्टम के अगेंस्ट। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी आईपीएफ को इंक्रीज किया फ्रॉम 594 करोड़ टू 1500 करोड़ प्लस 300 करोड़ का रिजर्व फंड और स्ट्रिक्टर पीओए गाइडलाइंस बनाया जिसमें पीओए स्कोप को क्लियरली डिफाइन किया, ब्रोकर्स को रेगुलर डिस्क्लोजर्स मैंडेट किए, प्लेजिंग एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया। कुछ बैंक्स ने भी एक्शन लिया जैसे एक्सिस बैंक का केस प्रोमिनेंट था क्योंकि उन्होंने ₹159 करोड़ की रिकवरी की डिमांड की। बैंक्स ने अटैच्ड प्रॉपर्टीज से रिकवरी की कोशिश की। ओवरऑल 82,000 प्लस इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली रिलीफ मिला थ्रू सेबीज दिसंबर 2019 ऑर्डर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हुआ। जिन्होंने कार्वी पे ट्रस्ट किया था उनका क्या बना। यूजुअली जब ऐसा स्कैम होता है जैसे हर्षद मेहता या केतन पारेख केस तो छोटा इन्वेस्टर बर्बाद हो जाता है, लेकिन कार्वी केस में कुछ अलग हुआ। ये इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का शायद पहला केस था जहां पे रेगुलेटर्स ने बहुत तेजी दिखाई। जब बैंक्स ने कहा कि वो शेयर्स बेचना चाहते हैं तो सेबी और एनएसडीएल ने शो कॉज नोटिस का वेट नहीं किया। रातों रात एनएसडीएल ने सिस्टम में इंटरवेंशन किया और कार्वी के अकाउंट से शेयर्स निकालकर वापस ओरिजिनल क्लाइंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लगभग 90% इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स वापस मिल गए बिना कोई लंबा कोर्ट केस लड़े। बैंक्स देखते रह गए। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब कोर्ट पहुंच गए, बट कोर्ट और सेबी का स्टैंड क्लियर था। These shares belonged to the clients, not the broker. Stolen property cannot be a collateral. सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स में 100% रिकवरी नहीं होती। इवन इफ लीगली पैसा वापस आ जाए, टाइम लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस और इमोशनल डैमेज कोई कंपेंसेट नहीं कर सकता। उन 95,000 फैमिलीज में से कुछ को बेटर रिकवरी है और कुछ को वर्स। अब आप समझ लो कि आप अपने आप को कैसे ऐसे फ्रॉड से बचा सकते हैं। यहाँ कुछ सिंपल सेफ्टी चेक्स हैं जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, रेगुलरली चेक योर डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स। हर महीने सीडीएसएल या एनएसडीएल आपको ईमेल पर एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी सीएएस भेजते हैं। इससे जरूर चेक करें, वेरीफाई करें कि आपके सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मौजूद हैं या नहीं। सेकेंड, रीड एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट्स।
जब भी आपके डीमैट अकाउंट से कोई शेयर डेबिट होता है, आपको NSDL या CDSL से एक SMS और ईमेल आता है। अगर आपने कोई शेयर नहीं बेचा और फिर भी आपको डेबिट का अलर्ट आए तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। तुरंत अपने ब्रोकर और डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज CDSL का MyEasy और NSDL का Speedy ऐप। ये ऑनलाइन पोर्टल्स है जहां आप कभी भी लॉगिन करके अपने डीमैट होल्डिंग्स को लाइव देख सकते हैं और एश्योरेंस पा सकते हैं कि आपकी खरीदी हुई शेयर्स का रिकॉर्ड CDSL या NSDL के पास है, जो कि आपके ब्रोकर की ऑथेंटिसिटी को भी दिखाता है। इससे अपनी आदत बना ले। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है थ्रू अवेयरनेस, विजिलेंस और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। कार्वी ने डिकेड्स लगाए रेपुटेशन बनाने में, लेकिन एक फ्रॉड एक्सपोज हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया। For investors, this is a learning that past performance is not a guarantee of future honesty. ये स्कैंडल पूरी सिस्टम का फेलियर था। पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बट उसमें मिसयूज का रिस्क भी है। ये अच्छी बात है कि सेबी ने पोस्ट कार्वी स्कैंडल रिफॉर्म्स में टी-पिन या OTP मैंडेटरेट किया, जो एक वेलकम चेंज है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देन डोंट बिकम कंप्लीटली डॉर्मेंट, यानी पैसा इन्वेस्ट करके भूल मत जाओ। मंथली एक बार जरूर चेक करें। मॉनिटरिंग शुड बी रेगुलर। बहुत से इन्वेस्टर्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, जैसे डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, प्लेजिंग क्या होती है और POA का स्कोप है क्या। ये हमारे देश में फाइनेंशियल इलिटरेसी का नतीजा है। स्टॉक मार्केट इज अ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन टूल। कार्वी जैसे स्कैंडल से डर के मार्केट से दूर मत भागो, बट स्मार्ट बनो, अवेयर बनो और विजिलेंट बनो। रिमेंबर, योर मनी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप इस वीडियो से आपको कार्वी स्कैंडल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई होप इस वीडियो से आपको अपने स्टॉक ब्रोकर को मॉनिटर करना और वेरीफाई करने का कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपके पास कोई ब्रोकरेज अकाउंट है तो आज ही अपनी स्टेटमेंट्स चेक करें, अलर्ट्स ऑन करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी अवेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट्स में बताएं कि आपके थॉट्स क्या है कार्वी स्कैंडल पे।